दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सिटी पैलेस उदयपुर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। दोस्तों इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने 400 सालों में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से शिफ्ट करके उदयपुर में करने का फैसला किया था, तब 1559 ईस्वी यानी 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ साथ इस महल का भी निर्माण शुरू कराया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ में मुगलों के बढ़ते आक्रमण और बार बार युद्ध की स्थिति पैदा होने की वजह से उदयपुर में ये सिटी पैलेस बनाने का फैसला किया था। क्योंकि दोस्तों इस पैलेस के आसपास अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, घने जंगलों और पिछोला झील थी, जो इस जगह को काफ़ी सुरक्षित करती थी। और दोस्तों ये महल की बनावट ऐसी थी कि इसके रास्ते इतने संकीर्ण और भूल भुलैया की तरह बनवाए गए थे कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता था कि एंट्री कहाँ से लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से पास्ट में कोई भी दुश्मन इस महल पर कभी कब्जा नहीं कर पाया था। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अब टिकट काउंटर पे और मैंने अपने लिए टिकट ले लिया है। मुझे टिकट 400 रुपये पड़ा है क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर का हूँ। अगर आप 18 साल से कम और 5 साल से ऊपर के हैं तो आपको ये टिकट मात्र 100 रुपये पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से। और अगर 5 साल से कोई कम का बच्चा जाता है तो टिकट बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों इस पैलेस का जो टाइमिंग है घूमने का वो 9 AM से 9 PM तक के बीच में है। और ये टाइमिंग जो है वो फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट दोनों के लिए सेम है। तो आप 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक कभी भी जाकर आप ये पैलेस घूम सकते हो और पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपको इस लेकर चलता हूँ इस पैलेस के अंदर और इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी आपको एक एक करके देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये जो दोस्तों आप गेट देख रहे हैं ये है भैरव पोल। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदीप श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए। इसी स्थान पर यहाँ खरगोश का शिकार किया गया और इसको शुभ स्थान मानकर एक पत्थर गढ़ दिया गया। तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के महात्मा ने राणा से कहा आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाएं। और इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने राय आंगन में 9 चौकी महल की नींव रखी। तो दोस्तों मैं आ गया हूं महल के अंदर मोती चौक और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो महल का एक मैप रखा हुआ है जिसको आप फॉलो करके पूरा महल का टूर ले सकते हो। राइट साइड में मर्दाना महल, बीच में मानक चौक और लेफ्ट साइड में जनाना महल। अभी हम मर्दाना महल जाएंगे एंड देन 1 to 1 करते हुए जनाना महल जाएंगे। महाराणाओं द्वारा मेवाड़ का क्रमिक विकास। आइए दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं कि महाराणा प्रताप के कितने वंशज थे और कौन कौन थे। तो सबसे पहले 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे, इन्होंने ही उदयपुर की नींव रखी थी और पूरे शहर को बसाया था और सिटी पैलेस का भी निर्माण इन्होंने ही शुरू करा था। फिर आते हैं महाराणा प्रताप जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था कुंभलगढ़ के फोर्ट में। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप का कोई योगदान नहीं था सिटी पैलेस को बनाने में, क्योंकि इनका पूरा जीवन काल मुगलों से संघर्ष करने में, युद्ध करने में ही निकल गया। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद ही होगा। फिर एक एक करके आप जितने भी राजा हुए उदयपुर के, मेवाड़ के, आप एक एक करके सबके बारे में पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो। सबके बारे में दी हुई है कि कब किसका जन्म हुआ, किसने क्या क्या करा है, क्योंकि सिटी पैलेस बनाने में सबकी योगदान रही है। फिर एक एक करके आते हैं आप महाराजा सज्जन सिंह में। 1874 में इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने सज्जनगढ़ फोर्ट भी बनवाया था। मैंने उसका एक ब्लॉग बना रखा है। और ये है दोस्तों इस वंशज के प्रेजेंट के राजा लक्षराज सिंह मेवाड़। जी हाँ दोस्तों, लक्षराज सिंह मेवाड़ ये 77वें जनरेशन है महाराणा प्रताप के, 77th जनरेशन। ये सिटी पैलेस उदयपुर में ही रहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मर्दाना महल के अंदर। आपको जो एक सामने गेट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं त्रिपोलिया पोल। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे आपको जो सामने गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी, ये 400 साल पुराना मूर्ति है।
आपको जो लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो हाथी के ऊपर विराजमान है, जिनको बोला जाता है गज लक्ष्मी। आपको श्रीनाथ जी की तस्वीरें देखने को मिलेगी जिनका स्थान नाथद्वारा में है, और साथ ही एकलिंग जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी जो कि मेवाड़ के आराध्य देव हैं, जो भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं। इस एरिया को राय आंगन बोलते हैं। यहाँ पहले राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। यह जो सामने आप देख रहे हैं हल्दी घाटी का एरिया बोलते हैं इसको। 18 जून 1576 में एक लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मैं आपको दिखाता हूँ एरिया। वहाँ के कुछ अवशेष दोस्तों यहाँ पे अभी रखे हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप का कवच, उनका तलवार, हर एक जितने भी वेपन्स यूज हुए थे सैनिकों द्वारा, सब कुछ का कुछ अवशेष जो बचा हुआ है, वहाँ के हल्दी घाटी की मिट्टी, सब कुछ रखी हुई है। एक एक करके आपको सब कुछ दिखाएंगे, आइए। अब मैं दोस्तों आ गया हूँ महाराणा प्रताप के कक्ष के अंदर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे है शील्ड, कवच, जिसको महाराणा प्रताप युद्ध में पहनकर जाया करते थे। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है तीर कमान। ये ओरिजिनल तीर कमान है जो महाराणा प्रताप हर युद्ध में यूज किया करते थे। अब मैं दोस्तों जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, जिस मिट्टी पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ इंडिया लड़ा गया था। वो था महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में, जिसमें लाखों सेनाओं की बलि चढ़ी थी, और लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला। लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी, इसीलिए इस युद्ध को लड़ा गया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने कई हद तक सफलता हासिल की थी और अकबर यहाँ से पीछे हट गया था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का कवच। ये कवच दोस्तों टॉप टू बॉटम प्रॉपर लोहे का बना हुआ है, और उसका जो पूरा वेट है भाले के साथ 80 केजी का है। आप सोच सकते हो दोस्तों 80 केजी वेट अपने बॉडी पे डालकर एक युद्ध लड़ना कितनी बड़ी बात होती होगी। ये दोस्तों महाराणा प्रताप का तलवार आप देख सकते हो, उनका भाला देख सकते हो। महाराणा प्रताप का दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट अश्व चेतक। चेतक के बारे में दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। चेतक अगर ना होता तो महाराणा प्रताप उस युद्ध में बच ना पाते। चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी जब ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की। तो चेतक ही वो अश्व था जिसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे जैसा देखने वाला एक कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी उसे देखता था तो वो अपने बच्चे जैसा समझने लगता था, और इस वजह से वो उस पर अटैक नहीं करता था। ये भी एक सोची समझी चाल होती थी महाराणा प्रताप की, जो हर युद्ध में बहुत ही सफल कारीगर साबित होती थी। ये दोस्तों उस समय का तोप है जो 15वीं और 16वीं ईस्वी के युद्ध में यूज किया जाता था। ये दोस्तों सैनिकों द्वारा यूज किया जाने वाला कवच है जिसे जीरा बख्तर बोलते हैं। ये दोस्तों पूरा लोहे का बना होता था। ये अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। इसके बारे में आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों कवच का दूसरा भाग जो लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट करता था, ये भी पूरे लोहे का बना होता था और इसकी वेट बहुत होती थी। इसके बारे में भी आप पॉज कर पूरा पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी दोस्तों यूज की जाने वाली सामान थी युद्ध में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तलवारों का साइज देखते हो, छोटी तलवार से बड़ी तलवार, पट्टा, खांडा, फिरंगी, पर्शियन तलवार, कटार, खंजर, हर चीज़ आपको दिख जाएगा। ये जो दोस्तों मेरे सामने आप एक कक्ष देख रहे हो, इसे अस्त्रों शस्त्रों की मरम्मत वाली कक्ष कही जाती थी। इसमें दोस्तों जो भी युद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र खराब हो जाते थे उसकी मरम्मत इसी रूम में होती थी और इन्हीं सब सामानों से होती थी। ऐसा आज के डेट में आप इसे रिपेयरिंग सेंटर भी कह सकते हो। अब मैं जो आपको दिखाने वाला दोस्तों वो है तोड़ादार बंदूक। अंग्रेजों के आने के बाद, मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने तोड़ादार बंदूक लेकर आए। आप इस बंदूक के आगे जो था छोटा सा एक चाकू टाइप का निकला होता था जो 18वीं सदी के युद्ध में यूज होने लगा। आपकी दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुगल बादशाह होते थे जो वो तलवार यूज करते थे वो एक टेढ़ी टाइप की तलवार होती थी जो बीच से थोड़ा मुड़ा होता था, जो आधे चांद की शेप का, जिसको तलवार नहीं शमशीर बोलते थे। ओरिजिनली वो शमशीर होता था। और जो हिंदू राजा तलवार यूज़ करते थे वो एकदम स्ट्रेट होता था, सीधा, जिसको एग्जैक्टली हम तलवार बोलते हैं। लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है तलवार और शमशीर में, तो इसको आपको जानना चाहिए कि किसे हम तलवार बोलते हैं और किसे हम शमशीर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप तलवार के प्रहार से बचने के लिए जो शील्ड है उसको आप देख सकते हो। ये सारे ओरिजिनल वेपन्स है दोस्तों जो 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के युद्ध में यूज़ होते थे।
ओरिजिनल वेपन्स इसमें रखे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र जो भी उस समय के युद्ध में यूज होते थे, चाहे वो मुगल से युद्ध हो, चाहे वो अलग अलग हर मराठाओं से युद्ध हो, जितने भी युद्ध हुए मेवाड़ राजवंशों के, वो सारे ओरिजिनल हथियार यहाँ पे देख सकते हो आप, और सबको पॉज करके सबके बारे में पढ़ भी सकते हो। फिर जैसे जैसे दोस्तों धीरे धीरे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे पिस्टल आने लगा। तोड़ादार बंदूक के बाद पिस्टल का वेरिएंट आने लगा। ये 19वीं शताब्दी के आप पिस्टल देख सकते हो, एक से बढ़कर एक पिस्टल है, छोटे बड़े सबका नाम दिया गया है, आप सबके बारे में पॉज कर देख सकते हो। ये जो दोस्तों सामने आप कक्ष देख रहे हो, ये है महाराणा प्रताप का कक्ष। जी हाँ दोस्तों, और इसकी बनावट इतनी खूबसूरत थी कि इसके आप जितने भी कलरफुल ग्लासेस देख रहे हो, ये बेल्जियम से स्पेशली महाराणा उदय सिंह ने मंगवाया था। और इस रूम की खासियत ये थी कि ये ठंडी के दिनों में गर्मी और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती थी ये रूम। और इस रूम की एक और खासियत ये थी कि अंदर से आप बाहर देख सकते हो, लेकिन बाहर से कोई अंदर देखना चाहे तो वो नहीं देख सकता है, तो ये बहुत ही सुरक्षित भी थी। संगमरमर के एक ही पत्थर में तराशा गया यह कुंड महाराणाओं के राज तिलक के टाइम यूज किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो ये कुंड आप देख रहे हो, लखू कुंड जिसको कहा जाता है, इसमें मेवाड़ के जितने भी राजा हुए उनके राज तिलक इसी कुंड में होते थे। और उस टाइम पे परंपरा थी कि इस कुंड में 1 लाख सिक्के भरे जाते थे चांदी के, जिसमें से 25,000 सिक्कों को जो भी वहाँ पे प्रजा मौजूद होती थी उसमें उछाला जाता था, वो उसको लूटते थे। और जो बचे हुए 75,000 सिक्के होते थे उसको दान पुण्य में खर्च किए जाते थे। लास्ट टाइम दोस्तों इस कुंड का यूज 1930 में किया गया था। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आ गया हूँ महल के चौथे मंजिल पे, और मैं अब जो आपको दिखाने वाला वो है कबूतर का पिंजरा। जी हाँ दोस्तों, उस समय दोस्तों तो डाक कुछ होता नहीं था, तो जो भी महाराजाओं को राजाओं को जो भी संदेशा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना होता था तो वो कबूतर का सहारा लेते थे। उन्हीं कबूतरों के ये दोस्तों पिंजरे हैं जो ब्रास के बने होते थे, पीतल के बने होते थे। ये ओरिजिनल पिंजरे हैं दोस्तों उस टाइम के एरा के। ये जो दोस्तों आप महल की खूबसूरत दीवारें देख रहे हैं, ये दोस्तों मकराना मार्बल से बना हुआ है। वही मार्बल दोस्तों जो ताजमहल में यूज किया गया है। तो दोस्तों चौथे मंजिल पे खड़े होने के बावजूद यहाँ पेड़ पौधे कैसे हो सकते हैं, ये सोचकर मैं तो आश्चर्यचकित था, लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जो सिटी पैलेस बना था ये एक पहाड़ों पे बना था, और ये जो हम चौथे मंजिल पे खड़े हैं ये एक पहाड़ की चोटी है। तो मिट्टी ना होने के बावजूद भी यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते थे, और वो वैसे के वैसे ही थे क्योंकि आर्किटेक्ट ने उस समय पे काटा नहीं था इसे। और दोस्तों आप सामने जो देख रहे हो वो स्विमिंग पूल है, जो राजाओं का स्विमिंग पूल होता था। ये जो दोस्तों आप गार्डन देख रहे हो 104 पिलर से बनाया हुआ एक खूबसूरत सा एक गार्डन था, जहाँ पे राजा महाराजा जो थे वहाँ पे स्विमिंग पूल में स्नान करते थे, और वहाँ पे बगल में एक मंदिर है जहाँ पे पूजा करते थे। दोस्तों इस महल की बनावट इतनी खूबसूरत है और इतनी मजबूत है कि ये दुर्ग आज भी 400-500 साल के बाद भी ये दुर्ग आज भी वैसा का वैसा ही टिका हुआ है और खड़ा है। और दोस्तों इसकी खासियत ये भी है कि चौथे मंजिल से आप पूरे उदयपुर शहर को देख सकते हैं, वही उदयपुर शहर जिसको कभी महाराणा कुंभा ने बसाया था, और इस महल का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और अब मैं दोस्तों जो आपको लेकर आ गया हूं वो है सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत कक्ष, जिसको 1861 में महाराणा शंभू सिंह जी ने बनवाया था। इसका जो आप फर्श है, इसकी दीवारें और इसका जो छत है, ये सारे कांच का बना हुआ है, और ऐसा वैसा कांच नहीं, बेल्जियम से मंगवाया हुआ कांच, स्पेशली बेल्जियम से। इसलिए दोस्तों इस कक्ष को शीश महल कहा जाता है, आप देख सकते हैं। और ये राजा रानी का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसी से दोस्तों सटे हुए जो दूसरा कक्ष है, इसमें राजा रानी की जो पेंटिंग्स बनी हुई थी, इसमें महाराणाओं के तलवारबाजी करते हुए पेंटिंग्स, उनके पोलो खेलते हुए पेंटिंग्स, तरह तरह की अलग अलग जीव जंतु की, पंछियों की पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये भी रूम बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। और शीश महल से की ही जो बालकनी है, वहाँ से आप उदयपुर सिटी का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। आपको पूरा उदयपुर शहर यहाँ से दिखेगा, और अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी आपको यहाँ से दिखेंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये देखिए
कितनी खूबसूरत नज़ारा है। और अब मैं दोस्तों आपको लेकर आ गया हूं मदन विलास, जिसकी स्थापना महाराणा भीम सिंह जी ने करी थी 1778 ईस्वी में, और इसको लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ किया जाता था। इसमें दोस्तों एक लेखक बैठे थे जिनका नाम था कबीरा सामल दास, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जो आपको सामने दिख रहा होगा, जिस बुक का नाम रखा था उन्होंने वीर विनोद, जिसमें उन्होंने मेवाड़ की पूरे इतिहास को लिखा था। इस बुक को दूसरी कॉपी जो है दोस्तों आप महल के परिसर से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत है 4000 रुपये। और अब मैं दोस्तों आपको लेकर आ गया हूँ मोती महल, जिसको महाराणा करण सिंह ने बनवाया था 1676 ईस्वी में। ये दोस्तों महल बना था स्पेशली रानियों के लिए, जो इधर से खड़े होकर दूसरे साइड दोस्तों जो दीवाने आम था, जहाँ पे त्योहारों में अलग अलग डांस प्रोग्राम होते थे, तो रानियाँ यहाँ से खड़े होकर उधर देखती थी। तो इसकी खासियत ये थी कि रानियाँ इधर से दूसरे साइड देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई रानियों को नहीं देख सकता था। और ये आप दोस्तों देख रहे हो, ये है ओल्ड आइवरी डोर। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों जो पूरा दरवाजा बना हुआ है, ये हाथी के दांत से बना हुआ दरवाजा है। और अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ वो कक्ष जहाँ पे महाराणाओं की पारंपरिक बैठक होती थी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे राजाओं की मीटिंग्स होती थी अपने मंत्रियों, अपने सेनाधिकारियों, अपने सेनापति के साथ। और वहाँ पे आप देख सकते हो सामने हुक्का भी रखा हुआ है, यहाँ पे हुक्का पीते हुए लोगों से बात की जाती थी। स्टेट के जो खास मेहमान आते थे उनको भी यहाँ पे बैठाया जाता था, और यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग्स होती थी। युद्ध की रणनीति भी दोस्तों इसी कक्ष में बनाई जाती थी। अब मैं दोस्तों आपको लेकर जाने वाला हूँ जनाना महल, जिसको क्वीन पैलेस कहा जाता है। इस दोस्तों महल की बनावट बहुत ही अलग तरीके से की गई थी, क्योंकि इसके रास्ते इतने संकीर्ण और भूल भुलैया की तरह बनवाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति इस महल में आसानी से नहीं एंट्री कर सकता था। राजाओं के सिवा इस महल में किसी भी पुरुष का आना वर्जित था। इस महल की सुरक्षा वहाँ के किन्नर करते थे। कोई भी पुरुष सैनिकों को यहाँ पे सुरक्षा में तैनात नहीं किया जाता था। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि जब भी किसी रानियों के पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी जब वह विधवा हो जाती थी, तब उनको जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि उनकी बची हुई जिंदगी अच्छे से और सुरक्षित तरीके से व्यतीत हो सके। अब मैं दोस्तों आ चुका हूँ जनाना महल के परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देख सकते हैं 2 तांबे का घड़ा रखा हुआ है। ये दोस्तों 16वीं शताब्दी का घड़ा रखा हुआ है, जो राजा रानियाँ यूज किया करते थे और उनकी दासियाँ यूज करती थी पानी पीने के लिए। अब मैं दोस्तों आपको जहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये आप देख सकती हैं ब्रज विलास, जिसको विडो पैलेस कहा जाता है। यहाँ पे सारे विधवा रानियों को रखा जाता था और उनकी दासियां यहाँ पे रहती थी उनका सेवा करने के लिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर से इसका इंटीरियर आपको ज़्यादा चमक धमक वाला नहीं दिखेगा, बहुत ही सिंपल दिखेगा। यहाँ पे जो सामने आपको बेड दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये पूरे चांदी का बेड है दोस्तों। ये जो सामने आपको विंडो दिख रहा है इतने बड़े बड़े, इसी से जो रानियाँ होती थी बाहर का सारे फेस्टिवल, नृत्य, संगीत, सारी चीज़ों को देखती थी, क्योंकि उनको बाहर जाना मना होता था। किसी भी तरह के शादी समारोह में उनको शामिल नहीं किया जाता था। ये हिंदू परंपराओं के विपरीत था। अब मैं दोस्तों आपको लेकर जा रहा हूँ महल के रसोई घर वाले हिस्से में, जहाँ पे 400 साल पुरानी रसोई की कुछ अवशेष आज भी वैसी की वैसी रखी हुई हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेकर आ गया हूं भोपाल विलास। महाराणा भोपाल सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में दोस्तों यह बनवाया था, और ये मेवाड़ राजवंश के आखिरी शासक थे। आप भोपाल निवास के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। आप जो सामने दोस्तों झूमर देख रहे हैं, ये बेल्जियम इंग्लैंड से मंगवाया गया झूमर था। अब जो दोस्तों आप सामने ये पंखा देख रहे हैं, ये केरोसिन ऑयल से दोस्तों चलता था। बाजोट, ये दोस्तों महारानियों के स्नान करने के समय बैठने के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये पूरे वुडन का बना होता है। वुडन का बना हुआ वॉशरूम सीट, ये दोस्तों 16वीं शताब्दी में राजा रानियों द्वारा यूज किया जाता था। समोवर, तांबे का बना हुआ वाटर डिस्पेंसर, जिसको गर्म पानी पीने के लिए यूज में लाया जाता था।
ये दोस्तों 16वीं शताब्दी के रानियों के संदूकें और तिजोरियां जिसमें उनके कपड़े और उनके आभूषण ज्वेलरीज रखे जाते थे। ये दोस्तों पूरे वुडन के बने होते हैं और इसमें लॉक भी है। ये दोस्तों रानियों के सजने संवरने का रूम, श्रृंगार रूम जिसको कहते हैं, जहाँ पे दासियां उनको तैयार किया करती थी। चौपर का खेल दोस्तों बहुत ही प्रचलित था उस समय, जो महारानियों के मनोरंजन के लिए खेला जाता था। आप देख सकते हैं। जो दूसरा खेल है दोस्तों यह गंजीफा। ये भी एक तरह का कार्ड गेम बोला जाता था, जिसपे अलग अलग जानवर के प्रिंट होते थे और इसे खेला जाता था। यह है दोस्तों जनाना कवच। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ये रानियों का सील्ड है, कवच है, जो पहनकर कभी कभी वो युद्ध में जाया करती थी। यह दोस्तों रानियों का शयन कक्ष। 16वीं शताब्दी में जो भी रानियां होती थी उनका शयन कक्ष, विश्राम गृह आप बोल सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है अंदर से देखने में। यह है दोस्तों मानक चौक। यहाँ से महल की सारी कनेक्टिविटी है। एंट्री, एग्जिट और महल के अन्य अन्य प्रांगण में जाने के लिए सारे दरवाजे यहीं से दिए गए हैं। पहले के लोग दोस्तों, चाहे वो राजा, रानियां, प्रजा, म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन होते थे। उसी टाइम के दोस्तों म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी वैसी की वैसी रखी गई हैं। आप एक एक करके देख सकते हो। तो आपको दिखाने वाला हूं भारत हिंदुस्तान का 200 साल पुराना मैप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1830 के दशक में जब ब्रिटिश शासन था उस समय का हिंदुस्तान का नक्शा आप देख सकते हैं। ये है अखंड भारत का नक्शा, जब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सब भारत में थे। और अब मैं दोस्तों आपको जहां लेकर जाने वाला हूं वो है अमर महल का दूसरा हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आपको महल का एंटिक पीसेस और कुछ खजाने देखने को मिलेंगे। सो आइए चलते हैं अमर महल के अंदर। और अब हम दोस्तों आ गए हैं अमर महल के अंदर। तो महाराणा अमर सिंह जी दोस्तों महाराणा प्रताप के बेटे थे। 17वीं शताब्दी में ये महल बनवाया था। और यहाँ पे आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो सारी चीज आपको एक एक चीज प्योर सिल्वर की और गोल्ड की होंगी। यह है दोस्तों महाराणा अमर सिंह जी का सिंहासन, जो प्योर चांदी का है और इसकी वजन 65 केजी है। यह है दोस्तों आरती लैंप। ये भी प्योर चांदी का है, जो एक तरह से एंटीक पीस है। ये 16वीं शताब्दी की है। ये दोस्तों महाराणा अमर सिंह जी ने बीकानेर की राजकुमारी को उनकी शादी के उपहार में दिया था। ये पूरे चांदी का है, मेकअप किट है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों सिल्वर टॉयज, चांदी का बना हुआ खिलौना। ये उस समय के युवराजों के लिए बनाया जाता था, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों पालना, जो पूरे 150 केजी प्योर सिल्वर से बना हुआ पालना है। अब मैं दोस्तों लेकर जा रहा हूं आपको अमर महल के तीसरे हिस्से में, जहां पे आपको ये सुंदर सा मंडप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है चांदी से बना हुआ मंडप, जिसमें 350 केजी प्योर चांदी का यूज किया गया है। इसके एक एक चीजें चांदी की बनी हुई है। आसन से लेकर आप कुंड देख रहे हो जिसमें 7 फेरे लेते हैं, वो हर एक चीज आपको चांदी की देखने को मिलेंगी। हिंदू परंपरा के अनुसार जैसा कहा जाता है कि एक मंडप दोबारा यूज में नहीं ला सकते, इसलिए इसको प्रदर्शनी में लगाया गया है। तो फाइनली दोस्तों अब मैं महल के बाहर आ चुका हूं और मैंने पूरा सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करके आपको दिखा दिया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो और इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।